लूप और काउंट में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सैलरी, ओके। यस, सो हियर इज द एनसीईआरटी बुक कंटेंट। आप लोगों की एनसीईआरटी बुक दिख रही है? बुक दिख रही है बेटा सबको? बुक का कंटेंट दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। एम्प्लॉय एंड सैलरी रिलेटेड प्रोग्राम आप लोग फिर से अगर देखना चाहते हैं तो मैं ओपन करती हूँ। यस, जाओ नीचे जाओ बेटा, आप लोग जाओ नीचे खेलना, जाओ। क्वेश्चन ये था कि आपको एम्प्लॉयज़ के नाम और उनकी सैलरी एंटर करना है और फिर उसको डिक्शनरी में सेट करना है। अब एक ही एम्प्लॉय का नेम और सैलरी होगा ऐसा तो नहीं है, डिक्शनरी बना रहे हैं तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के नाम भी लगेंगे और सैलरी भी लगेगी। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ के नेम और सैलरी की डिक्शनरी बनना है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, तो यूज़र से पूछना पड़ेगा कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़, फॉर हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ वी वांट टू और यू वांट टू क्रिएट डिक्शनरी। तो पहली चीज़ तो हमको ये पता चल जाएगा कि चलो 10 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय की डिक्शनरी हमको बनाना है। एक चीज़ तो ये। फिर दूसरा, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी वो भी अननोन है, वो भी हमें रन टाइम पर यूज़र से पूछना है। तो फिर हम दो चीज़ें करेंगे इनपुट के लिए, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी। लेकिन एम्प्लॉय का नाम और सैलरी हम बिना लूप के अगर लिख देंगे तो वो एक ही बार रन होगा, बट हमें तो एम्प्लॉय का नाम और सैलरी बार बार चाहिए, है ना? तो इसलिए हमें उसको लूप में लिखना पड़ेगा। देखिए स्क्रीन पर मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र से पूछ रहे हैं इनपुट में int इनपुट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, हमने ये पूछ लिया n में वो वैल्यू आ गई। अब हमको n की वैल्यू के बेसिस पर उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम और सैलरी चाहिए। तो हम उसको किस में डालेंगे? फॉर लूप में। फॉर लूप में हम इसको डालेंगे और यूज़र से पूछ लेंगे कि बताइए एम्प्लॉय का नाम क्या है और सैलरी क्या है। लेकिन फॉर लूप चलाना कब तक है? फॉर लूप चलाना है आपको n के अकॉर्डिंग, फॉर आई इन रेंज n। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है क्यों लिखा मैंने फॉर आई इन रेंज n? Yes. Yes. है ना? अगर n की वैल्यू 5 है और आई इन रेंज 5 करते हैं तो वो 5 बार चल जाएगा 0 से 4 तक, 5 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो है लूप को 5 बार चलाना या लूप को n टाइम्स चलाना। n की वैल्यू जो भी होगी उतनी बार लूप चल जाए, हमारी केवल इतनी रिक्वायरमेंट है।
अब हमने यहाँ से पूछ लिया एक तो एम्प्लॉय का नाम, तो एक वेरिएबल है नेम और इसमें इनपुट लगा दिया और यहाँ मैसेज दे दिया एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ INT नहीं लगाना है क्योंकि इंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर जो नाम की वैल्यू एंटर होगी वो तो खुद स्ट्रिंग है, तो उसको इंटीजर बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए इनपुट फंक्शन के बाहर INT नहीं लिखा। लेकिन सैलरी में तो इंटीजर वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, इसलिए हमको INT लिखना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पर लिखा एंटर सैलरी। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट लूप में चलेंगे। अब अगर ये लूप में चलते हैं अगर ये दोनों स्टेटमेंट लूप में चलते हैं तो नेम और सैलरी की वैल्यू जिन दो वेरिएबल्स में आई है जैसे पहली बार जब लूप चलेगा तो एक नेम की वैल्यू आ जाएगी और एक सैलरी की अब ये जो नेम और सैलरी की वैल्यू आ गई है, इन वैल्यूज को हमें डिक्शनरी में भी साथ साथ ही डालना पड़ेगा ताकि अगली बार जब लूप चले और नेम में एक नई वैल्यू आए, सैलरी में एक नई वैल्यू आए, तो पुरानी मिस ना हो जाए। पुरानी अगर रिप्लेस हो जाएगी तो फिर हम पुरानी को अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक डिक्शनरी में नेम और सैलरी को जो हम ले रहे हैं यूज़र से उसको एंटर करते जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक डिक्शनरी हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं एक डिक्शनरी में नेम और सैलरी को ऐड करना की और वैल्यू बनाकर, तो हमें उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये डिफाइन करने का काम हम लूप के ऊपर करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ ले लिया DICT1, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई कंपलसरी नहीं है कि DICT1 ही लेना है। ठीक है, एक मैम हाँ मैम मतलब कि ये जो सैलरी और नेम है वो अगर डिक्शनरी में चाहिए तो स्टार्टिंग में डिक्शनरी इक्वल में लिखनी पड़ेगी, एक उसका भी एम्प्टी देना पड़ता है। डिक्शनरी बनानी पड़ेगी आपको, पहले से एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, फिर उस डिक्शनरी में हम नेम और सैलरी को की और वैल्यू बनाकर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, DICT1 नेम इक्वल सैलरी। ठीक है, इस कोड का ये फायदा मिलेगा, अपने आप नेम की वैल्यू की बन जाएगी और सैलरी वैल्यू बन जाएगी। पहली बार में जो भी आप नेम डालोगे सैलरी डालोगे वो डिक्शनरी का पहला पेयर बन जाएगा। लूप फिर चलेगा, फिर से नेम और सैलरी की नई वैल्यू डालोगे डिक्शनरी में, वो नेम और सैलरी आपस में कॉलन के साथ कंबाइन होके दूसरा मेंबर बन जाएगा, दूसरा पेयर बन जाएगा। ऐसे तब तक चलेगा जब तक कि लूप आपका पूरा नहीं हो जाता। जब लूप आपका पूरा हो जाए तो फिर हम डिक्शनरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने लिखा डिक्शनरी प्रिंट DICT1। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। एरर आएगा, आपने सैलरी में एक ब्रैकेट नहीं लगाया। कहाँ पर बेटा? हम सैलरी में मैम लास्ट में सैलरी में यहाँ मैं ऊपर लगा। नाउ मैम सैलरी इज इक्वल INT इनपुट इंटर सैलरी के बाद। अच्छा ओके, ठीक है, अब करें रन। इसका नाम रख देते हैं हम लोग डिक्शनरी एम्प्लॉय सैलरी। आज की डेट है 15/11/2020। ठीक है, अब ये रन हो रहा है। कोई एरर आ रही है, इंटरनल एरर है,
पाइथन की नहीं है, ठीक है अब आ गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सपोज मैं दे देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए 2, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय सपोज ABC, सैलरी सपोज मैंने दे दी है, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय DFG और सैलरी दे दी मान लीजिए ये। सबको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है। अब आप कोड को रिलेट कर सकते हैं। पहले मैसेज आया पहली लाइन का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसपे मैंने 2 एंटर किया। उसके बाद ये वाली जो सेकेंड लाइन है DICT1 इक्वल करली ब्रैकेट्स, ये रन हो गई है और एक डिक्शनरी एम्प्टी बन गई है जिसका नाम है DICT1। उसके बाद लूप स्टार्ट हुआ फॉर आई इन रेंज 2 मतलब 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए। 0 के लिए रन हुआ, फिर मैसेज आया एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो हमने एक नाम डाल दिया ABC। फिर मैसेज आया एंटर सैलरी, तो हमने एक वैल्यू डाल दी न्यूमेरिक वैल्यू। जो हमने नाम ABC और सैलरी 23,445 ये दोनों के दोनों इन 2 वेरिएबल्स में असाइन हो गए नेम और सैलरी में। फिर हमने DICT1 नेम इक्वल सैलरी वाली लाइन को जब रन किया तो नेम की जगह है आपका ABC और सैलरी की जगह है 23,445, तो ये डिक्शनरी में सेट हो गया। फिर वापस से आपका लूप फिर से चलेगा, फिर से वो पूछेगा एंटर द नेम एंड सैलरी, तो आप अगले नेम और सैलरी की वैल्यू दे देंगे। अगले नेम और सैलरी की वैल्यू देने के बाद आपको लूप आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने n की वैल्यू 2 दी है और 2 मतलब 2 बार चल गया, 0 और 1 के लिए, 2 के तो लिए चलेगा नहीं, लूप से आ गए बाहर। प्रिंट DICT1 कर दिया तो आपकी डिक्शनरी का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ABC हमने पहला नाम दिया था सैलरी, फिर DFG दूसरा नाम और सैलरी। ऑटोमेटिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्शनरी के नाम के साथ लिखा है वो की बन जाएगा और इक्वल में जो हमने लिखा है वो वैल्यू बन जाएगा। अभी किसी को कोई डाउट है क्या? यस एवरीबॉडी, नो मैम। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। So this was the program of employee and salary. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने बोला था करिए आप लोग। हाँ, एक तो ये था राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। आपको सिंपली एक स्ट्रिंग दे दी, मान लीजिए इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। उसमें आपको पता करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है, लाइक आई कितनी बार आया, एन कितनी बार आया, एफ कितनी बार आया, ओ कितनी बार आया, आर कितनी बार आया, लाइक दैट। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग पहले इनपुट लेनी होगी, तभी हम उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे, है ना, कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। अब स्ट्रिंग इनपुट करने की जो कोडिंग है वो तो सिंपल है, st इक्वल इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, डिक्शनरी का यूज करके बना रहे हैं इसलिए एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली dic, यस dic इक्वल करली ब्रैकेट्स एम्प्टी। उसके बाद क्या करेंगे देखिए एक्चुअली इस प्रोग्राम की जो रिजल्ट आ रहा है या इस प्रोग्राम के थ्रू हमें मिलेगा वो ये है कि हमारी स्ट्रिंग का कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया। वो जो कौन सा कैरेक्टर है ना वो बन जाएगा की, और कितनी बार आया वो बन जाएगा वैल्यू।
ठीक है। तो हम जब डिक्शनरी को देखेंगे फाइनल, हम एक नज़र में देख के समझ सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया। मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखाती हूँ। जैसे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग इनपुट की, तो एच के आगे 1 लिखा है, ये फाइनल आउटपुट आया है डिक्शनरी बन के। एच के आगे 1 लिखा है मतलब एच एक बार आया। ई के आगे भी 1 लिखा है मतलब ई भी एक बार आया। एल के आगे 3 लिखा है बेटा, मतलब एल 3 टाइम्स रिपीट हुआ है हेलो वर्ल्ड में, और हुआ भी है। ओ के सामने 2 लिखा है मतलब ओ 2 बार आया है। इस तरीके से इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आप जो स्ट्रिंग एंटर करें, उस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है वो हमें डिक्शनरी के थ्रू पता चले। ठीक है, तो ये 2 लाइन तो आपको क्लियर है। एंटर स्ट्रिंग और DIC इक्वल करली ब्रैकेट्स एम्प्टी, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। अब काम शुरू होता है ये बताने के कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया और उसको एज ए की और वैल्यू डिक्शनरी में सेट करवाना। तो हमने लूप स्टार्ट किया फॉर CH इन ST। ST क्या है? हमारी डिक्शनरी है। CH इन ST, और CH क्या है? हमारा वेरिएबल, कोई भी ले सकते हो, XYZ ABC। जैसे मैंने अभी आपको एम्प्लॉय और सैलरी वाला प्रोग्राम बताया तो मैंने CH लिया था। बहुत ज्यादा पटाखे फूट रहे हैं, आप लोगों तक भी आवाज आई होगी। यस मैम। मेरे ऐसा लगा मेरे कान के अंदर फोड़ दिया है किसी ने आकर के। यस, फॉर आई, जैसे मैंने वहाँ फॉर आई लिया था, यहाँ पर फॉर CH लिया है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ ये क्यों ले लिया, वहाँ वो क्यों ले लिया। इट इज अप टू अस, हमारी जैसी इच्छा हो। हम IJK के साथ काम कर सकते हैं हमेशा, हम XYZ के काम कर सकते हैं, ABC के साथ काम कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल आपकी चॉइस का आप ले सकते हैं। इट इज़ नॉट फिक्स, कुल मिलाकर के ये है। फॉर CH इन ST, ये वाली जो लाइन है ना, फॉर CH इन ST, ये कैसे चलेगी? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आप लोगों को याद होगा हमने स्ट्रिंग पर फॉर लूप का एक एग्जांपल देखा था। फॉर आई इन पाइथन, तो पहले P आया आई में, फिर Y आया आई में, फिर T आया आई में, फिर H आया। ऐसे करके एक फॉर लूप चला था 6 बार, है ना। पाइथन में 6 कैरेक्टर थे तो फॉर लूप 6 बार चला था। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी ST के अंदर जो स्ट्रिंग आप एंटर करोगे ना, वो स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स होंगे उतनी बार फॉर लूप आपका रन होगा। मान लीजिए हमने हेलो वर्ल्ड ही एंटर किया फिलहाल के लिए, तो पहली बार में CH में क्या आ जाएगा? H, पहला कैरेक्टर स्ट्रिंग का H, वो H के साथ हम लूप के अंदर आ जाएंगे। उस H के साथ हम लूप के अंदर आ गए। अब लिखा है इफ CH इन DIC, मतलब आपका जो H है अगर वो डिक्शनरी में ऑलरेडी है, इन ऑपरेटर का यूज भी हमने पढ़ लिया पहले, कल भी देखा हमने, है ना। इन चेक करता है कि क्या इन के लेफ्ट में जो लिखा है वो राइट वाले जो भी है डिक्शनरी या लिस्ट उसमें है क्या। तो यहाँ पर H को चेक कर रहे हैं कि क्या H डिक्शनरी में है, तो अभी तो है ही नहीं क्योंकि अभी तो डिक्शनरी हमारी एकदम खाली है। तो इस इफ के कारण जो DIC CH प्लस इक्वल 1 लिखा है वो रन नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी तो डिक्शनरी खाली है, मतलब CH डिक्शनरी में नहीं है। तो हम कहाँ आ जाएंगे? एल्स पर। एल्स पर आएंगे और DIC CH इक्वल 1 क्या किया? H को डिक्शनरी में की बना दिया और उसकी वैल्यू क्या रख दी? 1। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। ओके, नो मैम। यस,
मैम हाँ एक बार फॉर सी एच इन स्ट्रिंग से रिपीट कर दीजिए। देखिए, लूप पहली बार जब चलेगा तो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर सी एच में आ गया। स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है एच। सी एच की जगह कुछ भी ले सकते हैं। क्या बेटा? सी एच की जगह वही तो पर बोल कुछ रही भी थी ले उतनी देर सकते से हैं या सी एच। मैं उतनी देर से वही तो बोल रही थी इससे पहले कि इट इज अप टू यू, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, है ना। ये यस सिंगुलर मैम। केस नहीं है, ठीक है। इफ सी एच इन डी आई सी, पहली बार में सी एच मतलब सी एच की वैल्यू को, सी एच को नहीं डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं, सी एच की जो वैल्यू है उसको डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं। तो सी एच की वैल्यू है एच, हेलो वर्ल्ड का एच। डिक्शनरी में ढूंढा, डिक्शनरी में मिला नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। और फॉल्स कंडीशन अगर इफ की होती है तो हम उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाते, हम आते हैं एल्स पर। एल्स कॉलन डी आई सी सी एच, डी आई सी सी एच किया मतलब डी आई सी एच, एच बन गया की और उसकी वैल्यू बन गया 1। बाय डिफॉल्ट अगर मान लीजिए मिल जाता तो हम उसकी जो ऑकरेंस है उसको 1 से बढ़ा देते, और नहीं मिला है इसलिए उसकी ऑकरेंस हो गई 1। मतलब अभी हमको एच पहली बार डिक्शनरी में, पहले मतलब डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हमने पहली बार उसको डिक्शनरी में ऐड किया। इस लाइन से क्या होगा, डिक्शनरी में एच अब की बन जाएगा, की बन के ऐड हो जाएगा और 1 वैल्यू। ये पहली लाइन जो आपको आउटपुट पे दिख रही है ये एक्चुअली अभी आई नहीं है, ये आएगी तो नीचे वाले फॉर लूप से। लेकिन ये एच कैसे सेट हुआ वो बता रही हूँ। अब अभी लूप तो खत्म हुआ नहीं अभी केवल हमने एच के लिए काम किया। अब वापस हम जाएंगे फॉर सी एच इन एस टी और उठाएंगे ई। ई को ढूंढा, नहीं मिला, एल्स में आए। यहाँ पर डी आई सी सी एच इक्वल 1, तो आपके जो डिक्शनरी है उसमें अगला पेयर बन गया ई कॉलन 1, ठीक है। फिर वापस गए फॉर लूप पर, फिर उठाया एल, एल भी नहीं मिला डिक्शनरी में, एल्स पर आए, एल कॉलन 1 हो गया। फिर वापस गए, फिर से एल आया। अब एल को डिक्शनरी में ढूंढा तो हाँ एल डिक्शनरी में है ऑलरेडी। अगर है तो फिर एल का प्लस इक्वल 1 लिखा हुआ है ना, प्लस इक्वल 1, तो एल का ऑकरेंस हो जाएगा यहाँ पर 2 फिलहाल के लिए। ऑलरेडी उसका 1 है, उसमें हो जाएगा अब 2 ठीक है। उसके बाद एल्स तो चलना नहीं, फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर ओ के लिए चलेगा, ओ तो नहीं है अभी, तो यहाँ आएंगे ओ का 1 हो जाएगा। फिर डब्ल्यू के लिए आएंगे, डब्ल्यू भी नहीं है तो डब्ल्यू का 1 हो जाएगा। फिर आर के लिए आएंगे, आर भी नहीं है तो नीचे वाला चल जाएगा, आर का 1 हो जाएगा। फिर एल के लिए आएंगे तो एल तो ऑलरेडी 2 है तो उसमें एक और 1 प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तीसरा एल मिल गया ना। फिर एल्स चलेगा नहीं, इफ चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, सीधी सी बात। तो एल का 3 हो गया। उसके बाद एल 3 होने के बाद डी, डी भी नहीं है तो डी का भी एक बार ये एल्स चल जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी केवल यहाँ पे डिक्शनरी बन रही है बेटा, डिस्प्ले नहीं हो रही है। केवल डिक्शनरी में कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी पेयर बन बन करके डिक्शनरी में सेट हो गए, डिक्शनरी के एलिमेंट बन गए। अब डिक्शनरी को डिस्प्ले करना मैम है। कभी हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस हो तो वो भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। हाँ बेटा, हेलो वर्ल्ड के बीच अगर स्पेस है ना तो वो उसको भी एज ए कैरेक्टर काउंट करके पूरा लॉजिक उस पर लगाएगा। और यहाँ बकायदा एक स्पेस कॉलन और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी। स्पेस दिखता तो है नहीं, तो कॉलन के लेफ्ट में कुछ नहीं दिखेगा लेकिन कॉलन के राइट में 1, अगर एक स्पेस है तो 1, अगर 2 स्पेस है तो 2 बकायदा आएगा, ठीक है। अब डिक्शनरी तो बन गई हमारी, अब उस डिक्शनरी को डिस्प्ले करता है।
तो लिखा फॉर के इन DIC। ये चीज हम कई बार देख चुके हैं, इससे पहले भी देखे हैं कि डिक्शनरी को डिस्प्ले कैसे करना है। तो डिक्शनरी के नाम के साथ अगर उसकी की वैल्यू दे दो तो डिक्शनरी के की उस की पर बेस्ड वैल्यू मिल जाती है, और की तो हमको मिल ही रही है फॉर की इन DIC के थ्रू, तो की को अलग से डिस्प्ले कर लिया, की कॉलन DIC की। जब ये पूरा कोड चलेगा तो एक्चुअली होगा क्या, की में तो यहाँ से डायरेक्ट मिली गई की वैल्यू, दैट इज फर्स्ट टाइम H, और उस H पर वैल्यू क्या है वो इससे मिलेगी DIC की से, दैट इज 1। तो फाइनली हमको मिल गया H1, फिर अगला मिल गया E1, फिर L3, O2, W1, R1 और D1। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम होगा। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम डिक्शनरी से ही बने। इस प्रोग्राम के बनने के कई तरीके हो सकते हैं। स्ट्रिंग में हमको किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी या उस स्ट्रिंग में दिए गए हर कैरेक्टर्स की टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी ही यूज हो। अगर आपका लॉजिक कुछ और बनता है बिना डिक्शनरी के, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है, लेकिन ये आपको फ्रीडम दे देते हैं कि आप किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अपनी मर्जी से अपना प्रोग्राम बना के बताएं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप डिक्शनरी का यूज करें या लिस्ट का करें, या बिना डिक्शनरी लिस्ट के केवल लूप से इस काम को करें, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। डिक्शनरी एक रास्ता जरूर है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग बताने का। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अब आप लोग इस प्रोग्राम को एक बार बनाइएगा, 100% आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रोग्राम था राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू करस्पॉन्डिंग नंबर इनटू वर्ड्स, है ना। मतलब आप जो नंबर एंटर करो वो नंबर उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड में डिस्प्ले हो जाए, सीधी सी बात। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करते हैं, और हमारे पास टोटल डेसिमल नंबर है 0 से 9। 0 से 9। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी डेसिमल नंबर हो, वो इन 0 से 9 तक के जो डिजिट्स है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा, उससे बाहर तो जाना नहीं है ना। तो अगर हम एक डिक्शनरी बना ले और उसमें हमारे हर नंबर का वर्ड पहले से लिख के रख ले, तो जब जहाँ जो नंबर एंटर होगा हम उस नंबर की वैल्यू को उठा करके डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। तो पहले इस प्रोग्राम को करने के लिए एक डिक्शनरी बना ली। बहुत ही सिंपल डिक्शनरी है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी। 0:0, 0 लेफ्ट में न्यूमेरिक लिखा है और 0 को ही स्ट्रिंग में लिख दिया। ऐसे ही 1 1 2 2 3 3 लिख करके पूरी डिक्शनरी 9 तक के लिए बना दी। ठीक है। अब हमको करना क्या है, जो यूजर नंबर एंटर करे उस नंबर का अपने को स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है, उस नंबर को वर्ड में डिस्प्ले करना है। तो वो नंबर सबसे ऊपर पूछ लिया, num इक्वल इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है। ये यूजर से हमने पहले पूछ लिया, यूजर ने जो नंबर एंटर किया अब हमको उसको कन्वर्ट करना है वर्ड में। उसके लिए हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर एंटर होगा वो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कैसा भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हमें कितने डिजिट हैं उस नंबर में, उन सारे डिजिट्स को अवेलेबल करना पड़ेगा, तभी तो हम उनको कन्वर्ट कर पाएंगे वर्ड में। ठीक है। तो देखिए, लूप एक रन किया, for ch in num, for ch in num रन किया, और num में अभी फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि एक सिंगल डिजिट आया, मान लो
मान लो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, whatever आया। फॉर ch इन num मान लीजिए किया हमने, सपोज num की वैल्यू 2 है ना। कभी भी आप जब किसी प्रोग्राम को ड्राई रन करते हो, ड्राई रन करने का मतलब है ऑन पेपर रन करते हो, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपनी तरफ से। सिस्टम पर आप जब एंटर करोगे तो प्रोग्राम खुद ब खुद रन होगा। अगर सही लिखा है तो सही आउटपुट मिल जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ की है लिखने में तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिल जाएगा या एरर आ जाएगी। लेकिन हमारे पास सिस्टम हो ही नहीं, केवल प्रोग्राम हो हमारे पास, और फिर हमें उस प्रोग्राम का रिजल्ट देखना हो, तो हम क्या करते हैं, ऑन पेपर वैल्यू लेकर के उसको रन करके देखते हैं ऑन पेपर पूरा। तो इसको बोलते हैं ड्राई रन करना। ठीक है, तो अभी हम जो इस प्रोग्राम को जो हमें बनाया मिला है एनसीईआरटी की बुक पे, हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं। तो ड्राई रन करते टाइम भी हमको कुछ इनपुट तो लेना ही पड़ेगा। तो नम की वैल्यू हमने ले ली सपोज 2 फॉर ch इन 2। पहली बार ch चला 0 के लिए, की इक्वल int ch, की इक्वल int ch। तो आपके पास ch की वैल्यू पहली बार में आई है सपोज 0, तो की में क्या आ गया 0। ठीक है, अब 0 आ गया की में, उसके बाद नंबर नेम्स, और यहाँ की में क्या है ऑलरेडी 0। नंबर नेम्स क्या है, कौन बताएगा? डिक्शनरी। यस, डिक्शनरी, करेक्ट। हमारी डिक्शनरी का नाम है नंबर नेम्स, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 0। ये हमको क्या दे देगा? 0 इन वर्ड्स। हाँ बिल्कुल, नंबर नेम्स और स्क्वायर ब्रैकेट में जो 0 लिखा है ये फाइनली हमको दे देगा ZERO। ZERO हमें मिल गया। अब उस ZERO को देखिए क्या किया, वो वैल्यू में आ गया। रिजल्ट इक्वल रिजल्ट प्लस देन 1 स्पेस प्लस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार में वैल्यू की जगह क्या आ गया ZERO 0। लेकिन अभी नंबर प्रिंट नहीं हुआ बेटा, अभी केवल रिजल्ट में क्या सेट हुआ है 0। ठीक है, उसके बाद फिर से चलते हैं। अभी लूप चलेगा क्योंकि अभी तो हम यहीं पर हैं, अभी फिलहाल हम फॉर लूप के अंदर हैं। अगली बार जाएंगे तो ये 1 उठाएगा, हमने 2 दिया था ना नम, तो पहली बार में उसने 0 ले लिया, अब दूसरी बार में 1 लेगा। 1 लिया, यहाँ 1 रखा, 1 को इंटीजर में कन्वर्ट करके की में दिया, की को यहाँ रखा, नंबर नेम्स की 1। अब देखो 1 पर क्या है, 1 पर 1 वर्ड है, तो वैल्यू आ गई आपकी ONE। ठीक है, ONE आपकी यहाँ पर आई। रिजल्ट में हमारे पास पहले से क्या है 0 0 प्लस, और फिर कॉलन यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर है आपका 1, तो 0 प्लस और एक स्पेस और 1, ये आपका चला गया रिजल्ट में। अब अगली बार तो लूप चलना नहीं है, अगली बार लूप आपका अगर चलेगा नहीं तो हम लूप से आ जाएंगे बाहर। लूप से अगर हम बाहर आते हैं तो कुछ गड़बड़ घोटाला है। प्रिंट द नंबर इज, रिजल्ट की वैल्यू TWO प्रिंट होनी थी, पर यहाँ तो रिजल्ट में हाँ मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इस प्रोग्राम में कुछ डाउट है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। इस प्रोग्राम में कुछ कमी है, जो लिखा है वैसा ये रन नहीं हो रहा। जो नंबर एंटर किया है नम, यहाँ पर जैसे मैंने 2 एंटर किया, ऐसा हो नहीं रहा यहाँ पर।
CH in num. ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है, एक बहुत ही बारीक जो बात है यहाँ पर, बहुत ही, कोई मैम मुझे यहाँ पर बता इफ भी सकता आता है है सर। इस पहली लाइन से क्या हो रहा है? कौन बताएगा? मैम कोई भी नंबर आएगा, सिर्फ इंटर एनी नंबर। हाँ, वही तो पूछ रही हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसी के कारण पूरा लॉजिक बदल जाएगा। कौन बताएगा? हम यहाँ ले रहे हैं मैम हाँ, यस, मैम वो एक नंबर है तो उसमें इंट आना चाहिए। है ना, लेकिन इंट लिखा नहीं है। अगर इंट नहीं लिखा है और केवल इनपुट लिखा है, तो जो यूजर एंटर करेगा वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। बस, एज अ स्ट्रिंग हमारा 2 आया है बेटा। एज अ स्ट्रिंग आया है, मतलब उसके लेफ्ट और राइट में डबल कोट्स या सिंगल कोट्स है। ठीक है, इसी के कारण हमारा लॉजिक अब सही रन होगा। देखिए 2 आया, अब फॉर CH in 2, लेकिन 2 यहाँ नंबर नहीं है। 2 अगर नंबर नहीं है तो ये 0 और 1 जैसा नहीं चलेगा आपका लूप। 2 अगर कैरेक्टर है ना, सिंगल कोट के अंदर, तो एक ही बार चलेगा। CH में आ जाएगा डायरेक्ट 2, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। और फिर वो 2 यहाँ पर उस 2 के लेफ्ट में INT लिखा, तो वो न्यूमेरिक बन जाएगा। की में आ जाएगा नंबर, 2 आएगा लेकिन एज अ नंबर। और यहाँ पर जो नंबर बन के 2 आया, उसकी वैल्यू 2, दैट इज TWO। TWO इसमें आ जाएगा वैल्यू नाम के वेरिएबल में। और जब हम यहाँ आगे पहुंचेंगे, रिजल्ट में पहले से कुछ नहीं है, खाली है, और यहाँ स्पेस है, तो प्लस वैल्यू में क्या सेट हो जाएगा? TWO। रिजल्ट क्या है? एक एम्प्टी स्ट्रिंग है बेटा। ये जो वेरिएबल लिया है ना, इसमें कुछ नहीं है, पहले ये खाली है, लेकिन लूप के अंदर रिजल्ट इक्वल रिजल्ट प्लस सिंगल कोट्स प्लस वैल्यू। इससे क्या होगा? आपके रिजल्ट वेरिएबल में TWO सेट हो जाएगा। और वो सेट हुआ और प्रिंट किया रिजल्ट, और आपको मिल जाएगा आउटपुट में एंटर एनी नंबर। यहाँ पर 2 दिखेगा, द नंबर इज 2 और द नंबर नेम इज TWO, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। मैम ये जो लास्ट में 2 बार प्रिंट लिखा, तो ये कैसे हुआ? वो तो केवल द लास्ट में तो उन्होंने केवल अपना शो करने के हिसाब से लिखा बेटा, उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। ये लास्ट के जो 2 प्रिंट है, देखिए, यस द मैम। नंबर इज, आपने जो नंबर एंटर किया था वो, ये जो सेकेंड लाइन है ना, द नंबर इज, थर्ड लाइन, ये आ रही है किसके कारण? इस प्रिंट के कारण, द नंबर इज। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि एंटर एनी नंबर तो चलेगा ही ऊपर। जहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ है वहां पर हमने इनपुट में लिखा है एंटर एनी नंबर, तो ये तो डिस्प्ले होना ही होना है यस आउटपुट में। तो ये जो प्रिंट बीच वाला है, द नंबर इज, अगर आप ये वाली लाइन हटा दोगे तो आउटपुट में भी यहाँ पर ये लाइन अपने आप हट जाएगी। और तीसरा जो प्रिंट, ये जो प्रिंट है, द नंबर नेम इज, ये बता रहा है आपके एंटर किए गए नंबर का वर्ड। ठीक है, तो रिजल्ट में वो वर्ड आया है, जैसे हमारा TWO आया, तो यहाँ पर वो 2 TWO प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो 4 डिजिट का नंबर लिया है। ये जो 6512 लिया है, इसके कारण आपका लूप 4 बार चलेगा। मैं फिर से रिकॉल करवाती हूँ आप लोगों को। फॉर आई इन पाइथन, जब हम फॉर आई इन पाइथन लिखते हैं तो आई में पहले आता है P, फिर आता है Y, फिर आता है T, फिर H,
फिर O और फिर N। सबको याद है ये? यस यस मैम। मैम। अब अगर मान लीजिए पाइथन की जगह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, नंबर नहीं, स्ट्रिंग 6512 है 6512 स्ट्रिंग है, तो पहले क्या आएगा? फॉर आई इन, मान लो मैं बोलती हूँ फॉर आई इन 6512, तो आई में पहले क्या आएगा? 6 6, 6 फिर 5, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर लूप का लॉजिक है ये पहले 6 के लिए चलेगा। पहले यहाँ नम में 6512 है, उसमें से 6 आएगा CH में, फिर वो 6 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और वो 6 चले जाएगा की में, और फिर की डिक्शनरी के साथ लिखी है इसलिए 6 पर जो वैल्यू है, तो हम यहाँ पर देखें 6 पर क्या वैल्यू है। 6 पर वैल्यू है कैपिटल 6 पर जो है वर्ड में लिखा हुआ है SIX, वो 6 आ जाएगा एज अ वैल्यू यहाँ पर आपके वेरिएबल में, और फिर रिजल्ट प्लस सिंगल कोट प्लस वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू SIX रहेगी। रिजल्ट में पहले से कुछ है नहीं, इसलिए केवल रिजल्ट में अभी फिलहाल के लिए आएगा 6 SIX। ठीक है, फिर लूप चलेगा। अब CH में आएगा 5, 5 पर INT लगेगा तो 5 इंटीजर बन जाएगा और की में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 5 के बेसिस पर FIVE आ जाएगा वैल्यू में, फिर वो वैल्यू आपके रिजल्ट में ऑलरेडी 6 है SIX, और वैल्यू में अभी हम लेके क्या आए हैं 5, तो ये जो FIVE वर्ड आया है वो 6 के साथ कंबाइन हो जाएगा विथ अ स्पेस, क्योंकि बीच में एक स्पेस दिया है ना, तो आपके पास रिजल्ट में अब 2 वर्ड आ गए 6 स्पेस 5। फिर लूप चलेगा, फिर ये 1 उठाएगा, फिर 1 पर सेम काम होगा। 6 5 पहले से है और 1 और आ गया है तो 6 5 1 हो जाएगा। फिर 2 उठाएगा, 2 पर ये सारा काम करके 6 5 1 के साथ 2 अटैच हो जाएगा, तो 4 वर्ड हो जाएंगे 6 5 1 और 2। फाइनली रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हमको ये 4 वर्ड मिल गए। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। Yes. किसी को कोई डाउट है? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर। मैम ओके बेटा, तो सभी बच्चे अब ये प्रोग्राम बनाइएगा जरूर, है ना? अगर आपने प्रोग्राम बनाया सही टाइम पर, जैसे मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, और आज आपने इसको फ्रेश ताज़ा ताज़ा बना लिया सिस्टम पर, तो समझिए आपको ये समझ में आ जाएगा अगर कहीं कुछ कमी रह गई है। और अगर आपने इसको छोड़ दिया, है ना, आज नहीं बनाया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद बनाया, तो फिर ये आपके दिमाग में नहीं जाने वाला। ठीक है, इसलिए सही टाइम पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द समरी of this chapter list and dictionary with all of you. One by one I will just read the statements, the facts, the summary of this chapter, then we will move on the exercise. Lists are mutable sequences. In Python we can change the elements of the list. Okay, everybody is agree, we can make changes in the list, that's why it is mutable. Elements of a list are put in a square brackets separated by comma. सभी बच्चे जानते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखते हैं। लिस्ट इंडेक्सिंग इज सेम एज दैट ऑफ लिस्ट एंड स्टार्ट्स एट 0। ठीक है, 2 टाइप की इंडेक्सिंग हमने पढ़ी है, पॉजिटिव और इंडेक्सिंग। 2 वे इंडेक्सिंग allows traversing the list in the forward as well in the backward direction. हम लिस्ट के लेफ्ट से भी राइट तरफ जा सकते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, और लिस्ट में राइट से लेफ्ट की तरफ भी आ सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। ऑपरेटर प्लस कॉन्केटेनेट्स वन लिस्ट टू द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। ठीक है, 2 लिस्ट के बीच में अगर आप प्लस साइन लिखते हो तो वो 2 लिस्ट को कंबाइन करता है, उनके एलिमेंट्स को आपस में ऐड नहीं करता, केवल लिस्ट के पीछे लिस्ट लगा देता है।
ऑपरेटर स्टार रिपीट्स द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने किसी लिस्ट के नाम के साथ स्टार लगा करके कोई नंबर लिख दिया तो लिस्ट के कंटेंट उतनी बार रिपीट हो जाते हैं। लाइक लिस्ट 1 स्टार 2, तो लिस्ट 1 में जो एलिमेंट्स है वो अब आपको दो दो बार दिखेंगे, रिपीट हो जाएंगे 2 के कारण। अगर स्टार 3 लिखा है तो 3 बार दिखेंगे। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द लिस्ट। आपकी लिस्ट से अगर आपको कुछ किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही एक्सेस करना हो तो हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। देयर आर मेनी लिस्ट मैनिपुलेशन मेथड्स, लैन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मीन, मैक्स और सम। ये सारे फंक्शंस हमने लिस्ट पर देखे हैं, ठीक है। और सभी फंक्शंस का अपना अपना पर्पस है, अपना अपना यूज है, और इनकी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम जब हम बनाते हैं वहां पर पड़ती है। जैसे अभी हमने 2-3 प्रोग्राम देखे, वहां पर फॉर लूप का यूज हमने देखा, इनका फंक्शंस का यूज नहीं आया लेकिन आएगा। मतलब कोई किसी प्रोग्राम की ऐसी डिमांड हो सकती है कि आपको इनमें से किसी फंक्शन को अप्लाई करके काम को पूरा करना हो। डिक्शनरी इज अ मैपिंग non-scalar data type. It is an unordered collection of key value pair. Key value pair are put inside curly braces. Okay, हमारी जो डिक्शनरी है it is shown, it is represented using the curly braces, और इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो दो होते हैं, की और वैल्यू। ईच की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन, सभी जानते हैं। कीज आर यूनिक एंड एक्ट एज द इंडेक्स। की के बेसिस पर हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स के बेसिस पर एलिमेंट को एक्सेस करते थे, वैसे ही डिक्शनरी में हम की के बेसिस पर वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो की को हम एज ए इंडेक्स डिक्शनरी में यूज करते हैं। कीज आर इम्यूटेबल टाइप बट वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल। ओके, हमारी डिक्शनरी ओवरऑल हम बोलते हैं डिक्शनरी इज म्यूटेबल, बट उसकी जो की वाला पार्ट है वो इम्यूटेबल है, वो यूनिक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब आती है एक्सरसाइज। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज की क्या? मैम करके देखती हूँ थोड़ी सी। हाँ बेटा। मैम मैम डेल फंक्शन मैम लिस्ट में मैम कैसे काम करेगा मैम समझ में नहीं आ रहा है, मैम समझा दो बेटा थोड़ा। डेल कभी कहाँ आ गया? मैं तो एक्सरसाइज का मैम उसमें लिस्ट एक्स मैम लिस्ट में मैम एक्सरसाइज में मैम लिस्ट में डेल फंक्शन मैम यूज हुआ है। ठीक, तो हम एक एक करके एक्सरसाइज देखते जाते हैं। आपने पहली एक्सरसाइज की 1 का ए, सभी बच्चे? यस मैम थोड़ी सी हाँ, देखिए शुरू से आप लोग बताइए, है ना। फर्स्ट का ए, क्या रिजल्ट आएगा? एक लिस्ट बनाई है, फिर लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट लिखा है और प्रिंट लिस्ट 1 किया है। हु विल टेल व्हाट विल बी आउटपुट? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, अब आप लोग बोलिए ना। असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर में यस यस, क्या होगा? नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। यस, आपके लिस्ट के एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, है ना। मतलब सबसे पहले कौन आ जाएगा? मैम 10। यस, 10 आ जाएगा, और उसके बाद उससे जो बड़ा नंबर है बाकी सबसे छोटा है वो आ जाएगा। मतलब 10, 12, 26, 32, 65, 80, है ना। अगला बताइए बी। बी बताइए। मैम इसमें भी असेंडिंग हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स दिखने लगेंगे। सी बताइए। सी बताइए बेटा। सिस्टम पर मत करिएगा, है ना।
क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये आपकी एग्जाम हो रही है और आपके पास केवल क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट है और आपको आंसर करना मैम है। स्टार्टिंग वैल्यू 10 होगी। हाँ, सिस्टम पर बाद में कर लीजिए, लेकिन आपको डायरेक्ट भी सॉल्व करते आना चाहिए उन पेपर, क्योंकि एग्जाम जब होगी तो वहां थोड़ी ना आपको लैपटॉप या कंप्यूटर मिलेगा। यस, मैम स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं पता है और स्टॉप वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्ट होगी और इंड लास्ट तक जाएगा और 3 के स्टेप पर। आउटपुट क्या आएगा बेटा? व्हाट विल बी आउटपुट? रिजल्ट मैम 10 एंड 32। 10 एंड 32। अच्छा, 32 कहाँ से आ गया? सी में तो 32 है ही नहीं। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? सी पूछ रही हूँ मैं, सी। यस, बाकी बच्चे भी देखिए। मैम 1 4 7 एंड 10। अच्छा, ओके। और कोई बताना चाहता है? क्या ये सही आंसर है? मैम उसमें 2 लाइंस लिखी हुई है ना, वो लिस्ट 1 और पहले से कुछ ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद सेकंड लाइन भी लिखी हुई है। आप तो पहले तो ऊपर वाला सेकंड लाइन का बताओ। लिस्ट कॉलन कॉलन -2, इसका क्या आउटपुट आएगा? I'm 10 I'm 10 8 6 4 2 शायद। प्रियदर्शिता बेटा कैसे आया ये? मैम क्योंकि -2 लिखा है तो मैम पहले 10 आएगा, फिर मैम उसमें 2 का गैप है, मतलब 2 का गैप है तो फिर मैम 8 आएगा, 9 छोड़ देंगे, फिर मैम ऐसे ही करके पूरा लास्ट तक चलेगा, क्योंकि मैम कोई नंबर दिया नहीं है इसलिए। ओके, देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो स्टेप की वैल्यू है ना वो माइनस में दी है, नेगेटिव में दिया है, इसलिए हम इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे। पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि जब भी स्टेप की वैल्यू माइनस में दी हो तो हमको राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से नहीं। अब राइट से हम पहला आइटम तो उठा लेंगे, जैसे हमने यहाँ से उठा लिया 10, लेकिन अब उसके बाद 10 का हमको ये देखना है कि 10 का इंडेक्स क्या है। तो 10 का इंडेक्स तो -1, हम पूरा नेगेटिव वे में सोच रहे हैं बेटा। तो 10 का इंडेक्स है -1, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो -1 में प्लस -2 अगर करोगे, -1 प्लस -2 क्या आएगा? -3 है ना? मैम -3। -3, तो -3 किसका इंडेक्स है? -3 किसका इंडेक्स है? 8। तो 8 भी आ गया रिजल्ट में। अब -3 में -2 फिर से प्लस करो, अब क्या आएगा? -5। -5 किसका इंडेक्स है? 6 है ना? तो एक आ गया 10, एक आ गया 8, एक आ गया 6। अब और -5 में -2 प्लस करो, -7, और -7 पर कौन है? 4। फिर -2 प्लस करो तो आ जाएगा 2। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 10 8 6 4 2। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? अब आते हैं उसी क्वेश्चन का एक और, लिस्ट 1 कॉलन 3 प्लस लिस्ट 1 3 कॉलन। मैम पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। कैसे? मैम क्योंकि इसमें फर्स्ट में जो लिखा हुआ है प्लस से पहले, उसमें स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो फिर हम लोग 0 उसको मानेंगे। और फिर उसमें स्टॉप की वैल्यू 3 देंगे, तो फिर हम 2 तक जाएंगे, उसमें इंडेक्स वैल्यू 2 तक। और उसके बाद फिर प्लस के स्टार्ट की वैल्यू 3 लिखी है, तो फिर इंडेक्स वैल्यू 2 तक जाएंगे मतलब कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे?
0 1 नहीं 1 2 और 3। 1 2 3 तो आ गए इतने से, है ना? हाँ, अब बोलो आगे। फिर प्लस के बाद जो लिस्ट लिखी हुई है उसमें स्टार्ट वैल्यू 3 दी हुई है, तो फिर हम जो इंडेक्स 3 है वहां से शुरू करेंगे, इसका मतलब 4 से शुरू यस, करेंगे, जो नंबर 4 हाँ, लिखा है, और फिर वहां से फिर स्टॉप की वैल्यू नहीं दी है इसलिए लास्ट वेरी तक चले गुड, जाएंगे। वेरी गुड। और चूंकि बीच में प्लस साइन लिखा है ना? तो पहले वाली जो पोर्शन है उसका रिजल्ट 1 2 3 और बाद वाले का रिजल्ट 4 से 10 तक ये आपस में कंबाइन होंगे बेटा। समरी में हमने पढ़ा ना कि लिस्ट पर जो प्लस ऑपरेटर चलता है वो उनको कॉन्किटिनेट करता है, ऐड नहीं करता, एडिशन नहीं करना कि हमने पता चला 1 में 4 प्लस कर दिया, 2 में 5 प्लस कर दिया, 3 में 6 प्लस कर दिया, ऐसे नहीं करना। बस उनको हमको अटैच करना है। जिससे ट्रेन में बोगी होती है ना, एक बोगी के पीछे दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, चौथी बोगी, ऐसे ही आपको जस्ट इनको एक के पीछे एक लगा देना है। इनको आपस में जोड़ना नहीं है, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं करना है। वेरी गुड। अब डी वाला बता दीजिए, चलिए। 4। 4, यस। बाकी बच्चे देखिए, सबका रिप्लाई चाहिए। मैम -1 है 5 आ सकता है। हाँ बेटा, मैम -1 है 5 आ सकता है। -1 है तो 5 आ सकता है। यस। आशी, आशी क्या आंसर आएगा डी का? मैम 4। मैम 4। 4। और देखते हैं आकांक्षा, क्या आएगा आंसर? आकांक्षा, आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा इज नॉट इन क्लास। राजवीर, क्या आंसर आएगा? मैम 4 आएगा। 4 आएगा, ओके। आप 4 राजवीर आप आएगा बता सकते हो कैसे आएगा 4? मैम, क्योंकि उसमें 5 है तो -1 नहीं, करेंगे तो ऐसे नहीं 4 आए। बोलना। पहले आप मुझे बताओ कि जो सेकेंड लाइन लिखी है उसमें हो क्या रहा है। मैम लेन है, मतलब उसमें कितने हाँ हैं वो हाँ गिनना है, हाँ, तो लैन ने लिस्ट 1 के टोटल और फिर एलिमेंट्स -1 है उसके बाद में, तो हाँ जस्ट हम वो काउंट करें, और -1 है शायद तब, तो माइनस कर दिया यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो वेरी 4 गुड, आया। वेरी गुड। आप लोग एक चीज और सीखे हैं, आंसर कैसे करना, क्योंकि आप लोगों का वाइवा भी होता है और वाइवा में आपको प्रॉपर वे में आंसर करते भी आना चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि 5 हुआ और फिर 4 हो गया, ऐसे बोलोगे तो बात अधूरी सी लगती, कहाँ 5 हुआ कहाँ 4 हुआ तो पता ही नहीं चल रहा, हवा में बात हो गई। हमको ये बोलना है कि लिस्ट में जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें लिस्ट पर लेन फंक्शन लगा है, लेन फंक्शन लिस्ट पर लगने के कारण वो हमको दे रहा है 5, क्योंकि हमारी लिस्ट में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। और फिर इस 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा। तो फाइनली अभी देखिए 4, मुझे लगता है कि आपका आंसर 4 से और एक स्टेप आगे जाएगा, क्योंकि लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4। ओके, करेक्ट। 0 1 2 3, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 5। कौन बताएगा 5 कैसे आया? मैम क्योंकि इंडेक्स वैल्यू मैम 4 की मैम 5 है। यस, 4 तो आया ब्रैकेट के अंदर बेटा, लेकिन अपने को लास्ट तक कैलकुलेट करना है। तो लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 4 बनेगा, और लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 4 पर क्या है? 5 है। तो फाइनल इसका आंसर आएगा 5, ना कि 4। ठीक है, तो अभी आप लोग आगे की एक्सरसाइज भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो डेल लिखा हुआ है लिस्ट पर, कोई पूछ रहा था मुझसे, डेल इस रेंज माई लिस्ट पर 3 कॉलन जो लिखा है ना, उतना लिस्ट से डिलीट कर देगा बेटा। थर्ड इंडेक्स से लास्ट तक के एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट कर देगा, बस यही है वो डेल। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है?
मैम ये लिस्ट लेन फिर लिस्ट वन फिर -1 में हुआ क्या हमको समझ में ही क्या नहीं क्या क्या आया। ये जो ऊपर फोर्थ वाला था ना फर्स्ट हाँ क्वेश्चन का इसमें बहुत मैम सिंपल। मैम ये इसमें लेन देखो हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। पहले लेन ऑफ लिस्ट वन निकाल लो। लेन ऑफ लिस्ट वन क्या आया 5। उस 5 में से 1 को माइनस कर दो, क्या आया 4। 4 आ गया। लिस्ट वन का स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर केवल 4। लिस्ट वन का स्क्वायर ब्रैकेट LIST यस 1 मैम स्क्वायर ब्रैकेट 4। ये ऐसा बन गया बेटा, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। और लिस्ट वन के 4 इंडेक्स पर क्या है बस 5 मैम ठीक है, ये था। मैम तो अभी क्या करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 है ना, ये सब अब आप लोग करिए। 6 7 वैसे मेरा कल का टारगेट तो था कि आप लोग 8 तक कर लेंगे पूरे, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप लोग कोशिश करिएगा है ना 2 से 8 तक सारे एक्सरसाइज करने की। तो हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने वाकई ये सारे एक्सरसाइज कर लिए तो आपका लिस्ट और डिक्शनरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और लिस्ट और डिक्शनरी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ही एग्जाम में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है लूप के बाद। ठीक है, तो अभी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किए वो बनाइएगा और जो एक्सरसाइज अभी आपको करनी है वो पूरी करिएगा। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे यस वही सुबह 9 बजे। ठीक है, मैम थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।